हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल और यूनिटरी। भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान परिसंघी है अथवा एकात्मक। तो चलिए, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूँगी जो लिखी हुई नहीं है, के.पी. मुखर्जी की। The Indian Constitution is strictly a quasi-federal or unitary. के.पी. मुखर्जी के अनुसार द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रिक्टली ए क्वेसी फेडरल और यूनिटरी। तो भारतीय संविधान वो कहते हैं निश्चित ही अंग संघात्मक है अथवा एकात्मक है। कहते हैं अर्ध संघात्मक और एकात्मक, दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर मान रहे हैं। वही डी बसु कहते हैं कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः फेडरल है ना ही पूरा यूनिटरी, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। जी.एन. जोशी भी इसी तरीके के थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है और ना बल्कि क्या है, ये ना यूनिटरी है बल्कि क्वेसी फेडरल है, और उसमें कई जो तत्व हैं वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के मौजूद हैं। तो ये हमेशा से एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। तो अब आगे डिस्कस करेंगे। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने अलग से लिख दिए हैं आपके लिए, ताकि आप एक लाइन में पढ़ सकें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो शक्तियों का स्पष्ट वितरण किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, और हमारी जुडिशरी पूरी तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारे 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फटाफट आपको ये भी डिस्कस कर दें कि अगर एकात्मक संविधान होता है तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, शक्तियों का जो वितरण होता है वो केंद्र के पक्ष में अधिक होता है। शांति काल में भी केंद्र शक्तिशाली होता है। यूनियन और स्टेट्स के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्यों का निर्माण करने तथा राज्यों का नाम बदलने का अधिकार रखती है। राज्यों को संविधान में अमेंडमेंट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल जुडिशरी है, संपूर्ण देश के लिए एक ही इलेक्शन कमीशन है, वह कह सकते हैं ऑडिट कंट्रोल जनरल भी है एक ही। तो आप देख भी रहे हैं, मैंने लिखा भी हुआ है कि सब चीज़ एक ही है। वन इलेक्शन कमीशन एंड कंट्रोल ऑडिटर जनरल फॉर द होल कंट्री। संपूर्ण देश के लिए एक ही निर्वाचन आयोग व नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जो प्रेसिडेंट होंगे वो गवर्नर्स को अपॉइंट करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में स्टेट्स का कोई हाथ नहीं है। राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार भी नहीं है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता है, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर यूनियन सरकार का ही, यूनियन गवर्नमेंट का ही मोनोपोली होती है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार स्टेट को नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट हैव द पावर टू इम्पीच हिम। किसको इम्पीच नहीं करते हैं? प्रेसिडेंट को। तो अब ये आप चीज़ें याद रखेंगे कि यूनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और फेडरल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए मैं अब आगे डिस्कस करती हूँ कि इंट्रो पॉइंट में बता दूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, the relationship between these organ and the relationship between the people and the government. The Constitution of India deals with the executive, legislative and judicial wing. तो बहुत आसान सी बात इसमें लिखी हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ कि संविधान को राज्य के ऐसे लॉ के रूप में डिफाइन किया गया है जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर, उसके राइट्स और उसके ऑर्गन के कार्यों के संबंध में प्रोविज़न करता है। संविधान में सरकार के अंगों के आपसी संबंध, व्यक्तियों और सरकारों के बीच के संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों ही ब्रांचेज हैं, तीनों ही विंग्स दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मैं आपको पहले बता दूं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है। इसके अतिरिक्त पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अनोखा संविधान है। ये मूल रूप से तो फेडरल है, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूनिटरी के भी पाए जाते हैं, और भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिटरी और फेडरल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है शुरुआत में ही। अब मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ए फेडरेशन कैन बी डिफाइंड एज एन
associations of states in which the units and the union are independent and supreme within their own sphere. In other words, the unit and the union are coordinate and neither of the two is subordinate to or agent of the other. तो बहुत सिंपल सी बात बताई कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें केंद्र और क्षेत्रीय इकाइयाँ एक दूसरे के अधीन न होकर अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र होती हैं। केंद्र और क्षेत्रीय इकाइयों में शक्तियों का वितरण होता है और वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के जुरिडिक्शन में हस्तक्षेप नहीं करते, अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे के जुरिडिक्शन में हस्तक्षेप भी नहीं करते। प्रोफेसर हेयर भी कहते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनियन और स्टेट्स में शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी रीति से किया जाता है कि प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं, ना कि एक दूसरे के अधीन। एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं और जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं केंद्र पर पूरी तरह आश्रित होती हैं। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मैं एग्जाम्पल भी बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। और यूनिटरी के मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, लिखे भी हुए हैं, फ्रांस, इटली, इराक, ईरान, नेपाल, जापान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है? भारतीय संविधान परिसंघीय है या एकात्मक? तो कि इसमें मैंने बताया था कि विधि शास्त्रियों में मतभेद है। कुछ जूरिस्ट इसे फेडरल मानते हैं और कुछ जूरिस्ट दोनों का मिक्सचर मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का संज्ञा दी और प्रोफेसर हियर इसे क्वैसी फेडरल मानते हैं। तो भारतीय संविधान में बहुत सारे आवश्यक तत्व हैं जो बताते हैं कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यूनिटरी भी लिए रहती हैं। तो चलिए अब आगे डिस्कस करें। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि हमारे यहाँ पे दोनों का मिक्सचर चल रहा है, फेडरल का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और यूनिटरी की भी हैं, तो दोनों का ये मिक्सचर है। और ये भारतीय संविधान में कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आगे मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन कौन से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। वो मैंने आगे आपको शुरुआत में बताए थे इंट्रो में, अब मैं इसको डिस्कस करूँगी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए केंद्र और प्रांतीय सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन जो होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक आवश्यक तत्व है। देखिए फेडरल का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है और प्रत्येक सरकार अपने आप में सार्वभौम है और एक दूसरे के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और डाइसी ने भी इसको सपोर्ट किया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। Federalism means the distribution of the power of the state among a number of coordinate bodies, each originating in and controlled by the constitution। तो ये आप देख लेंगे कि डाइसी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, परिसंघीय राज्य में संविधान जो होता है वो सर्वोपरि होता है। देखिए ये देश की सर्वोच्च विधि होता है। ये परिसंघीय राज्य अपना अस्तित्व संविधान से ही प्राप्त करता है। संविधान सरकार के सभी अंगों, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का स्रोत होता है। भले ही शक्तियाँ केंद्र से संबंधित हों अथवा राज्यों से, लेकिन संविधान द्वारा ही कंट्रोल होती हैं क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। देखिए अमेरिका के संविधान की बात ही, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को देश का आधारभूत कानून घोषित नहीं किया था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमेशा एस्टेब्लिश हो। संघ और राज्य दोनों को ही संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, दोनों ही संविधान के प्रोविज़न को मानने के लिए बाध्य हैं और उनका उल्लंघन करना इनके वश की बात नहीं है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स और जितने भी उच्च अथॉरिटीज़ के लोग हैं, पद ग्रहण करने से पहले इनको कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेनी पड़ती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये बिल्कुल क्लियर है। और प्रोफेसर हियर ने भी कहा था कि फेडरल जो सिस्टम में संविधान ही सर्वोपरि होता है और उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक है। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, प्रोफेसर हियर ने, उसमें लिखा था फेडरल गवर्नमेंट थी, उस बुक में ये उन्होंने कोडिफाइड किया था। देखिए भारतीय संविधान में ये पूर्णता पाया जाता है। भारतीय संविधान सर्वोच्च है। कोई भी विधि, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, यदि वह संविधान के प्रावधानों का ट्रेसपास करती है तो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित की जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। हमारे यहाँ का संविधान कैसा है? लिखित है। तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिखित ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि केंद्र और राज्यों के संबंध लिखित होनी चाहिए। और प्रोफेसर हियर ने भी कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान का लिखित होना अति आवश्यक है। देखिए सत्य तो ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को सबका सर्वप्रिय होना चाहिए और परिसंघीय सरकार के अच्छे कार्य हेतु संविधान को लिखित होना ज़रूरी भी है। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप याद रखेंगे कि क्या है यहाँ पर। लिखित हमारा संविधान है और हमारे संविधान
में सारी चीज़ें जो हैं हम कहते हैं सकते हैं कि कुछ और संविधान भी हैं जो लिखित हैं, जैसे कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी लिखित है। क्योंकि फेडरल सिस्टम में भाई दो सरकारें हैं, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और लिखित होने पर दोनों गवर्नमेंट्स में कह सकते हैं डिस्प्यूट की कम गुंजाइश होती है। भारतीय संविधान लिखित है, केंद्र और राज्यों की विषय सूची दी गई है ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में कानून बना सकें। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रिजिडिटी, कठोर संविधान कह सकते हैं कि टेक्निकल, जो रिजिडिटी वर्ड है वो एक टेक्निकल वर्ड है। इसका अर्थ यह देखिए नहीं है कि संविधान को विधिक तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसेस है केवल उस भाग तक सीमित होना चाहिए जो अंश केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित प्रोविज़न रखता हो। कॉन्स्टिट्यूशन का ये अंश उस समय तक संशोधित नहीं होना चाहिए जब तक केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की सहभागिता ना हो, मतलब दोनों की पार्टनरशिप होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के समय। संविधान के उन प्रावधानों के विषय में जो केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित प्रावधान नहीं रखे गए हैं, वहाँ पर कह सकते हैं कि रिजिड प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो भारतीय संविधान भी फेडरल है, लिखित भी है, कठोर भी है और इसे लचीला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संविधान में कुछ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिए रहते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। देखिए, संविधान की कठोरता के लिए इतना ही पर्याप्त होता है कि जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है जो साधारण लॉ होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान कहलाने की श्रेणी में आ जाता है। तो हमारा संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आया। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय का प्राधिकार। देखिए, संघीय संविधान में केंद्र और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। पहले ही बता चुके हैं कि ये विभाजन एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही किया जा सकता है। यह अति आवश्यक है कि इस शक्ति विभाजन को बनाए रखा जाए ताकि सेंट्रल और स्टेट सरकार एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ट्रेसपास न कर सकें। देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सही निर्वचन करने के लिए हमें एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम किसको सौंपा जाता है? जुडिशरी को। इस प्रकार के संविधान के इंटरप्रिटेशन में अंतिम निर्णय देने की अथॉरिटी किसको है? केवल जुडिशरी को ही होती है। तो भारतीय संविधान कह सकते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को लिए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो लिए हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होने जरूरी है। यहाँ 3 तरह की सूचियाँ हैं: केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। यह लिखित संविधान भी है और भारतीय संविधान के संशोधन की 3 प्रक्रियाएँ हैं। पहली ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न हैं केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित हैं, किसी एक पक्ष के द्वारा अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। भारत में एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही इंटरप्रिटेशन करने में कैपेबल है। तो भारतीय संविधान को हम कह सकते हैं कि मूल रूप से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जा सकती है। और कुछ लेकिन ऐसे उपबंध होते हैं कि यहाँ पर ऐसे उपबंध भी हैं जो परिसंघीय संविधान को संशोधित करते हैं। तो ये उपबंध कौन कौन से हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अमेंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा संविधान जो है वो सर्वोच्च है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय की भांति भारतीय संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई और उसे सभी शक्तियाँ प्रदान की गई जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है। तो भारत का संविधान क्या है? न्यायालय का, संविधान का संरक्षक है। अगर केंद्र और राज्य सरकारों की सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेसपास करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़े और डिस्प्यूट को निपटाने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि हमारे संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जो स्वतंत्र होगी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी हैव प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जुडिशरी विच विल बी इंडिपेंडेंट। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि वी हैव प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जुडिशरी विच विल बी इंडिपेंडेंट। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक बार कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव का केंद्र और इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और हमारे इस सिद्धांत को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल फॉलो किया गया है। केंद्र राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। ये ठीक नहीं है। केंद्र क्या करते हैं? अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकते और ना ही न्याय इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर 3 सूचियाँ भी दी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि संघ सूची में 97 विषय हैं, स्टेट लिस्ट में 66 और
कंकरेंट में 47, यूनियन लिस्ट में जो 97 विषय हैं उन पर यूनियन लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो 66 विषय हैं उन पर स्टेट लॉ बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में जो 47 सब्जेक्ट्स हैं उन पे यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों ही द्वारा निर्मित कानून में अगर कोई विरोध होता है तो फेडरल गवर्नमेंट का कानून ही मान्य होगा और राज्य का कानून रद्द समझा जाएगा, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, रेसिड्यूरी पावर होती है, वो केंद्र को प्रदान की गई है। तो ये आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे कि किस तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अब चलिए मैं आगे बता दूं कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी उपबंध हैं जो परिसंघीय संविधान में को संशोधित करते हैं। तो ये क्या क्या हैं? राज्य की सीमाओं में केंद्र सरकार परिवर्तन करने में सक्षम है। तो राज्य की सीमाओं में केंद्र सरकार परिवर्तन करने में सक्षम है, ये आगे भी इंट्रो में बता चुकी हूँ आपको। और केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधायन कर सकती है। राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, इकहरी नागरिकता, संधियों समझौतों को केंद्र सरकार द्वारा लागू करना, ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित हैं। तो ये सत्य है कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को कठोर अर्थों में हम फेडरल नहीं कह सकते, लेकिन प्रिंसिपल रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके कुछ परिस्थितियों के अनुसार ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भी काम करता है। तो अभी आपको बताया था कि जब यूनिटरी फीचर्स होते हैं तो उसमें एक विचार डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रखे थे कि आई लाइक ए स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर से सुन लीजिए, आई लाइक ए स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैव क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मैं एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में हूँ, यह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होगा। के.एम. मुंशी जी ने भी कहा था कि भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण दिन थे जब एक देश में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार रहती थी, और सर्वाधिक दुखमय दिन उस दिन होते हैं जब केंद्र शासन प्रांतों के विरोध के फलस्वरूप नष्ट हो जाता था। तो राष्ट्र की एकता के बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है, और केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले मैंने बताया था कि यूनिटरी लक्षण कौन कौन से, ये भी बताया था कि शक्तियों का जो वितरण है केंद्र के पक्ष में अधिक है। और एक राइटर थे श्रीनिवासन जी, उन्होंने भी कहा था कि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से केंद्र में पाई जाती है। शांति काल में भी केंद्र शक्तिशाली है। संघ और राज्यों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्यों का निर्माण करने और राज्यों का नाम बदलने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में दिया गया है। राज्यों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है। इकहरी नागरिकता है। तो ये सब आप चीज़ें याद रखेंगे। इकहरी जुडिशरी है। संपूर्ण देश के लिए एक ही निर्वाचन आयोग व नियंत्रण महालेखा परीक्षक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको शुरुआत में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं आगे की स्लाइड पे। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक एक तरफ लिख दिए थे। तो आगे एक बता दूं कि एक राइटर और थे डॉक्टर बी.एम. शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान संघवाद से कुछ अलग बातों होते हुए भी संघीय है, कि जिसमें संतुलन जो है वो सेंटर की ओर झुका हुआ है, जिसे काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो संविधान को उन्होंने क्या कहा कि क्वासी फेडरल कहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। कहते हैं कि ये निश्चित रूप से फेडरल है क्योंकि ये संघवाद के प्रमुख लक्षणों को संतुष्ट करता है। लेकिन डॉक्टर जेनिंग आए और उन्होंने कहा द यूनियन ऑफ इंडिया इज ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। तो क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कठोर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। प्रोफेसर एलेक्जेंडर थे, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया इज ए अनडाउटली ए यूनियन इन विच द एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो भारत निसंदेह एक संघ है जिसमें सार्वभौमिकता केंद्र तथा राज्यों के बीच में विभाजित होती है। तो आपकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ जो है वो फेडरल के साथ साथ यूनिटरी के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर एक कंक्लूज़न निकालना हो तो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आधार पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार इसमें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये काम करता है। तो जितने भी राइटर्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो आप याद रखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एक चीज़, थैंक यू।